नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंपैरिजन बिटवीन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कंपैरिजन बिटवीन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन बोस-आइंस्टाइन एंड फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स। तो हमने तीन तरह की स्टैटिस्टिक्स पढ़ी, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, बोस-आइंस्टाइन और फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स। तो इनके बीच जो कंपैरिजन था हमारे पास वो हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। तो अब पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद भी इनके बीच का जो कंपैरिजन है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला कंपैरिजन हमारे पास जो होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ पार्टिकल्स। नेचर ऑफ पार्टिकल्स, नेचर ऑफ पार्टिकल्स की बात अगर हम करें तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास जो है डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। तो अगर हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की बात करें तो इसके केस में पार्टिकल हमारे पास जो है डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, और बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के केस में पार्टिकल्स हमारे पास जो है इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। और सिमिलरली एफडी स्टैटिस्टिक्स के केस में भी हमारे पास पार्टिकल जो है इनडिस्टिंग्विशेबल हमारे पास होते हैं, मतलब कि हम पार्टिकल को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते बोस-आइंस्टाइन और फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स में। लेकिन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में हम पार्टिकल को आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल कंसेप्ट, क्योंकि सेल नंबर हमें पार्टिकल की आइडेंटिफिकेशन के बारे में वहाँ पे बताता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द पार्टिकल्स वी कैन say that in Maxwell Boltzmann statistics particles are distinguishable, whereas in case of Bose-Einstein and Fermi-Dirac statistics particles are indistinguishable। और जो दूसरा डिफरेंस तीनों स्टैटिस्टिक्स से हमारे पास आता है वो आता है साइज ऑफ द फेज स्पेस सेल। साइज ऑफ फेज स्पेस सेल्स, तो फेज स्पेस के जो हम सेल्स बनाते हैं उन सेल्स का जो साइज होता है वो हमारे पास, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के केस में जो फेज स्पेस सेल का साइज हम लेते हैं वो हम लेते हैं एच क्यूब, जहाँ पे एच नॉट क्यूब। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के केस में फेज स्पेस सेल का जो वॉल्यूम है वो हम एच नॉट क्यूब लेते हैं। लेकिन जो हमारे पास बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स है और जो हमारे पास फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स है, इन दोनों ही स्टैटिस्टिक्स को हम जो है क्वांटम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। और इन क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में जो फेज स्पेस सेल का साइज हम लेते हैं वो हम एच क्यूब से ज़्यादा या इक्वल टू हम यहाँ पे लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स है और जो फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स है इनका जो फेज स्पेस सेल का वॉल्यूम है वो एच क्यूब से कम नहीं हो सकता, या तो एच क्यूब होगा या तो एच क्यूब से हमारे पास जो ज्यादा होगा। लेकिन जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के केस में हमारे पास फेज स्पेस सेल का साइज है वो एच नॉट क्यूब हमारे पास होगा, और ये एच नॉट क्यूब है जिसको हम एज स्मॉल एज पॉसिबल यहाँ पे ले सकते हैं। तो एज स्मॉल एज पॉसिबल, तो जितना चाहे हम इसको छोटा यहाँ पे बना सकते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के केस में। तो इसलिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के केस में जो फेज स्पेस होता है उसके हम बहुत ज़्यादा सेल बना सकते हैं, क्योंकि जब एक सेल का साइज बहुत छोटा होगा तो नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास वहाँ पे बढ़ेंगे। तो इसलिए बहुत सारे सेल हमारे पास यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल होते हैं, भले ही पार्टिकल हमारे पास जो है कम हो। तो पार्टिकल कम हो और फेज सेल हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं तो उस केस में हर एक पार्टिकल जो है अलग अलग सेल में वहाँ पे जाएगा, तो इसलिए पार्टिकल को हम वहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। लेकिन बोस-आइंस्टाइन और फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स के केस में फेज स्पेस सेल के साइज पे यहाँ पे लिमिट लग जाती है, और हम बोलते हैं कि बोस-आइंस्टाइन और फर्मी-डिराक के केस में हमारे पास फेज स्पेस सेल का साइज कभी भी
जो वॉल्यूम है उसका फेज स्पेस सेल का, वो कभी भी h क्यूब से छोटा हमारे पास नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पे एक लिमिटेड नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल हमारे पास जो है बनते हैं। और फिर हमारे पास जो है जो तीसरा डिफरेंस है वो है हमारे पास नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स, जो कि मैंने यहीं पे जो है डिस्कस कर दिया, नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में जो नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स हमारे पास बनेंगे वो हम बहुत ज़्यादा बना सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया कि ये हमारे पास अगर मान लो फेज स्पेस है और इसके हमने सेल बनाने हैं, तो हम जितना मर्जी छोटा जो है सेल का साइज ले सकते हैं। तो हम जितना मर्जी चाहें छोटा सेल के साइज को कर सकते हैं। तो जितना हमारे पास सेल का साइज छोटा होगा, तो ये यहाँ पे छोटे छोटे हमारे पास जो सेल बनेंगे, तो जितना छोटा हमारे पास सेल होगा उतने ही ज़्यादा फेज स्पेस के सेल हमारे पास बनेंगे। तो जैसे अगर मान लो ये हमारे पास फेज स्पेस है और यहाँ पे हम सेल का साइज ले लेते हैं इतना बड़ा, तो यहाँ पे सिर्फ 4 ही सेल हमारे पास बने। लेकिन जब इस फेज स्पेस के सेल का साइज घटेगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स भी हमारे पास यहाँ पे बढ़ेंगे। तो इसलिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के केस में हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि फेज स्पेस सेल का साइज एज स्मॉल एज पॉसिबल ले सकते हैं। तो जितना छोटा सेल का साइज लेंगे उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास बढ़ेंगे। लेकिन जो हमारे पास एफडी और बीई स्टैटिस्टिक्स है, इनके केस में एक लिमिट लग जाती है कि हम फेज स्पेस सेल का साइज और उसका वॉल्यूम जो है एच क्यूब से कम नहीं ले सकते। तो यहाँ पे अगर हम बोस-आइंस्टाइन और फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे तो इनमें एक लिमिट लग जाती है कि फेज स्पेस सेल का वॉल्यूम एच क्यूब से कम नहीं हो सकता। तो इसलिए फेज स्पेस सेल का साइज एक लिमिट लग जाती है कि उससे कम हम कर ही नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ सेल हमारे पास जो है कम बनते हैं। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि बीई और एफडी में जो फेज स्पेस सेल हैं वो कम बनते हैं। लेकिन मैक्सवेल बोल्ट्ज में हमारे पास सेल के साइज पे कोई लिमिट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा फेज स्पेस सेल हमारे पास जो है बनते हैं। फिर नेक्स्ट डिफरेंस है तीनों स्टैटिस्टिक्स के बीच में, जो कि हमारे पास फोर्थ है, वो हमारे पास जो कि हमारे पास यहाँ पे फोर्थ डिफरेंस है मैक्रो एंड माइक्रो स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो हमने माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो डिफरेंस हमारे पास मैक्रो एंड माइक्रो स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो एक तो हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन है, दूसरी हमारे पास फर्मी-डिराक है और तीसरी हमारे पास जो है बोस-आइंस्टाइन है। तो हमने क्या देखा हुआ है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के केस में हमारे पास जो पार्टिकल होते हैं वो डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, और जहाँ पे पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल होते हैं वहाँ पे नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन मैक्रो स्टेट वो हमारे पास जो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। लेकिन जहाँ पे हमारे पास पार्टिकल आइडेंटिकल होते हैं या इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, जिनको कि हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो वहाँ पे जो हमारे पास नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन ए मैक्रो स्टेट है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सबसे ज़्यादा माइक्रो स्टेट जो है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में होंगी और उससे कम हमारे पास जो है बोस-आइंस्टाइन में हमारे पास होंगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है कि एक सेल में कितने भी पार्टिकल आपके आ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रोस्टेट इन डिफरेंट मैक्रोस्टेट होगी वो बोस-आइंस्टाइन में फर्मी-डिराक से ज़्यादा होगी। लेकिन जो हमारे पास फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स है, इसमें एक कंडीशन लग जाती है कि एक सेल में एक ही पार्टिकल आपका रह सकता है। तो इसलिए सबसे कम
जो माइक्रो स्टेट होती हैं वो हमारे पास जो है फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास आती है। और यहाँ पे अगर हम मैक्रो स्टेट की बात भी करेंगे तो वो भी हमारे पास यहाँ पे कम हो जाती है। तो ये हमने डिटेल में पहले डिस्कस किया हुआ है। जैसे हम एक सेल यहाँ पे लेते हैं तो हमारे पास ए बी और सी, मतलब एक सेल में हमारे पास दो पार्टिकल आ सकते हैं। ये हमारे पास आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। तो इसको हम यहाँ पे तीन तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ए बी ले लिया, फिर हमने बी सी ले लिया और यहाँ पे ए आ गया, और फिर हमने यहाँ पे ए सी ले लिया और यहाँ पे बी आ गया। तो ये हमारे पास तीन डिफरेंट माइक्रोस्टेट थ्री पार्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पे बनी। लेकिन अगर हम यहाँ पे बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स का कंसेप्ट लेते हैं तो यहाँ पे हम पार्टिकल को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, मतलब कि ए बी हमारे पास जो है सिंपल ए ही होगा और सी भी हमारे पास यहाँ पे ए ही होगा। तो इसलिए तीनों के केस में हमारे पास जो ए बी सी है उनको हम ए से लिखेंगे। तो यहाँ पे ए बी ए और ए भी हमारे पास ए और ए बी ए, तो ये तीनों हमारे पास सेम है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये मैक्रोस्टेट है तो हमारे पास 2-1, लेकिन 2-1 मैक्रोस्टेट की एक ही माइक्रोस्टेट है क्योंकि तीनों सेम ही है हमारे पास। तो इसलिए यहाँ पे बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के केस में हमारे पास सिर्फ एक ही माइक्रोस्टेट यहाँ पे होगी। और अगर हम फर्मी डिराक की बात करें तो फर्मी डिराक के केस में ये वाला कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। 2-1 क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि एक सेल में आपके दो पार्टिकल नहीं रह सकते। तो यहाँ पे जो हमारे पास नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट है वो भी हमारे पास जो कम हो जाती है, क्योंकि 2-1 आपका पॉसिबल होगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट भी हमारे पास जो है डिक्रीज हो जाती है। और फिर जो हमारे पास नेक्स्ट डिफरेंस है वो है हमारे पास रेडिएशंस लॉ का। जो फिफ्थ डिफरेंस है वो हमारे पास रेडिएशंस लॉस। तो यहाँ पे जो हमने पहले लॉ पढ़े हुए हैं वो रेडिएशंस लॉ हमारे पास जो कहाँ से आते हैं, तो बोलता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स से हमारे पास जो है रेली जीन्स लॉ हमारे पास आते हैं। और सिर्फ यही हमारे पास यहाँ पे आता है। तो एमबी स्टैटिस्टिक्स से हमारे पास जो हम फाइंड आउट करते हैं वो हमारे पास रेली जीन्स लॉ हमारे पास आता है। लेकिन हमने फिर ये भी देखा था कि हम इसको क्वांटम थ्योरी से भी डिराइव कर सकते हैं, लेकिन क्लासिकल थ्योरी से भी, मतलब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन थ्योरी से भी हम रेले जीन्स लॉ को यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। लेकिन जो हमारे पास बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स है तो हमने देखा होगा कि बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से हम प्लैंक्स लॉ, रेले जीन्स लॉ और वीन्स लॉ तीनों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे हमने जो है प्लैंक्स लॉ भी निकाला था और रेले जीन्स लॉ भी निकाला था, जो हमने यहाँ पे ऊपर लिखे हुए हैं। तो ये दोनों भी इस थ्योरी से हम निकाल सकते हैं, मतलब बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से हम प्लैंक्स लॉ, रेले जीन्स लॉ और वीन्स लॉ फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास एफडी स्टैटिस्टिक्स है लास्ट वाली, तो होता है कि इसका यूज करके हम ना तो प्लैंक्स लॉ निकाल सकते हैं, ना ही रेले जीन्स लॉ और वीन्स लॉ यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो एफडी स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से हम यहाँ पे कोई भी लॉ यहाँ पे उसकी डेरिवेशन नहीं करते, क्योंकि हमारे पास जो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में पार्टिकल यूज होते हैं वो हमारे पास फर्मियंस होते हैं। और फर्मियंस के केस में हमने कोई भी लॉ यहाँ पे फाइंड आउट नहीं किया हुआ है। तो बोस-आइंस्टाइन की हेल्प से हमने मैक्सिमम सारे लॉ फाइंड आउट किए हुए हैं। और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में हमने सिर्फ यही कहा था कि रेले जीन्स ने जो है एक लॉ दिया था, रेले जीन्स लॉ, बाय यूजिंग क्लासिकल थ्योरी। और फिर जो नेक्स्ट डिफरेंस है हमारे पास वो है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो
जो हमारे पास सिक्स्थ डिफरेंस जिसको हम कह सकते हैं, सिक्स्थ डिफरेंस है हमारे पास एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के ला हमने सभी की जो डेरिवेशन है वो हमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है। तो इसमें हमने पहले पढ़ा था कि जो एन यू डी यू है वो हमारे पास जी यू डिवाइडेड बाय ई रेट पर अल्फा ई रेट पर यू बाई के टी और इंटू डी यू हमारे पास होता है इन केस ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इसको हम बोलते हैं। और ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है नंबर ऑफ पार्टिकल इन द एनर्जी इंटरवल बिटवीन यू एंड यू प्लस डी यू। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ पार्टिकल इन द इंटरवल बिटवीन यू एंड यू प्लस डी यू। और सिमिलरली अगर हम इसको लॉ को देखते हैं इन केस ऑफ बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, तो उसके केस में ये लॉ हमारे पास होता है जी यू डिवाइडेड बाय ई रेज़ पावर अल्फा ई रेज़ पावर यू बाई के टी और -1 इंटू डी यू। तो ये हमारे पास होता है बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के केस में। और जो हमारे पास एफ टी स्टैटिस्टिक्स के केस में वो हमारे पास होता है एन यू डी यू इक्वल टू जी यू डिवाइडेड बाय ई रेज़ पावर अल्फा ई रेज़ पावर यू बाई के टी और +1 इंटू डी यू। तो ये हमारे पास तीनों डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हैं, तीनों स्टैटिस्टिक्स के डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हैं, जिसमें तीनों ही हम नंबर ऑफ पार्टिकल निकालते हैं इन बिटवीन यू एंड यू प्लस डी यू। तो यहाँ पे तीनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं कि इसमें ना तो +1 है ना -1 है, लेकिन बोस-आइंस्टाइन में -1 होता है और फर्मी डिराक में हमारे पास जो है +1 यहाँ पे होता है। और अगर हम जो नेक्स्ट डिफरेंस है सेवंथ, अगर उसकी बात करें तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी है, जो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल है, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, वो सिर्फ इन दो स्टैटिस्टिक्स में आपका यूज होता है। तो जो जिनको कि हम क्वांटम स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे बोलते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी उन्हीं स्टैटिस्टिक्स पे अप्लाई हो सकता है जो कि हमारे पास क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है। तो इसलिए दोनों क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है, तो यहाँ पे जो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल है वो इस केस में हमारे पास जो है प्रिंसिपल क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल जो है हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं, मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का जंक्शन हम जो है इन दोनों स्टैटिस्टिक्स के केस में यहाँ पे ले सकते हैं। और फिर हम बात करते हैं ऑक्यूपेशन इंडेक्स की। तो ऑक्यूपेशन इंडेक्स की बात करें तो ये स्टैटिस्टिक्स से हमारे पास जो है ऑक्यूपेशन इंडेक्स भी निकल जाता है। तो अगर हम यहाँ पे इस डी यू दोनों साइड हटा दें तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्यूपेशन इंडेक्स एन यू बटा जी यू, मतलब इस जी यू को हम यहाँ पे ले आए तो हमारे पास एन यू बटा जी यू बन जाएगा और यहाँ पे हमारे पास जो 1 बच जाएगा। उस तरह से इस वाले जी यू को भी हम यहाँ ले आए तो यहाँ पे 1 बच जाएगा और इस वाले जी यू को भी हम यहाँ पे ले आए तो यहाँ पे भी हमारे पास जो 1 बच जाएगा। तो ये तीनों स्टैटिस्टिक्स के केस में हमारे पास यहाँ पे ऑक्यूपेशन इंडेक्स है। और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ऑक्यूपेशन इंडेक्स हमारे पास जो है अगर बहुत कम है, इफ एन यू बाई जी यू इज वेरी वेरी लेस देन 1, देन इन दैट केस ऑल द 3 स्टैटिस्टिक्स विल बी सेम। तो यहाँ पे उस केस में हम इसको जो है नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमने क्या बोला था कि जब एन यू बटा जी यू इज वेरी वेरी लेस देन 1, इन दैट केस अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, इट इज वेरी वेरी लेस देन 1। अगर लेफ्ट साइड हमारे पास वेरी वेरी लेस देन 1 है तो राइट साइड भी वेरी वेरी लेस देन 1 होगी। तो उसका मतलब क्या होगा, इसका उल्टा करेंगे तो दिस लोअर टर्म विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो हम क्या बोलेंगे कि इफ एन यू बटा जी यू इज वेरी वेरी लेस देन 1, इन दैट केस ई रेट पावर अल्फा ई रेट पावर यू बाई के टी -1 विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो उस केस में हम इस 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ भी हम ऐसा ही बोलेंगे कि अगर एन यू बटा जी यू इज वेरी वेरी लेस देन 1,
सो दिस विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, तो हम 1 को यहाँ भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो तीनों ही केस में जब -1 और +1 नेग्लेक्ट करेंगे तो तीनों स्टैटिस्टिक्स हमारे पास जो है इक्वल आ जाएंगी। तो ये हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया हुआ है, तो थोड़ा सा मैंने इसको एक्सप्लेन किया। आप जो पिछले लेक्चर्स हैं उनमें इस चीज़ को यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बात हम कर सकते हैं कि अगर हमारे पास जो एनर्जी है वो हमारे पास अगर बहुत कम है, तो एनर्जी एनर्जी अगर हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा है, U इज वेरी मच ग्रेटर देन KT, ये U हमारे पास जो इस KT से बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि e⁻u/KT हमारे पास जो बहुत ज़्यादा बनेगा। तो इसलिए ये वाला जो फैक्टर है हमारे पास बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ भी हम यही बोलेंगे कि इफ U इज वेरी वेरी ग्रेटर देन KT, तो e⁻u विल बी लार्जर, सो वी कैन अगेन नेग्लेक्ट दिस -1 एंड दिस +1। तो यहाँ पे एक और कंडीशन हमारे पास यहाँ पे आएगी कि अगर हमारे पास जो u/KT है, अगर वो हमारे पास जो है u यहाँ पे लार्जर है, अगर एनर्जी हमारे पास जो है ज़्यादा है, तो उस केस में e⁻u/KT भी हमारे पास जो है यहाँ पे लार्जर बनेगा। अगर ये हमारे पास लार्जर बनेगा ये फैक्टर, e⁻α भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू -1। तो इस केस में हम -1 और +1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो तीनों स्टैटिस्टिक्स के रिजल्ट अगेन हमारे पास जो है सेम आते हैं। तो ये हम बोल सकते हैं कि अगर एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में तीनों स्टैटिस्टिक्स के रिजल्ट भी हमारे पास यहाँ पे सेम आते हैं। और अगर एनर्जी हमारे पास जो है U जो है KT से बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि ऑक्यूपेशन इंडेक्स विल बी वेरी वेरी लेस देन 1। तो नीचे वाला जो फैक्टर है ये हमारे पास ज़्यादा होगा, तो 1/समथिंग विल बी लेस, तो A हमारे पास कम होगा, तो A भी हमारे पास जो कम होगा। तो इस तरह से हम बोलेंगे कि ऑक्यूपेशन इंडेक्स भी हमारे पास यहाँ पे कम होगा। और अगर हम तीनों स्टैटिस्टिक्स की बात करें, तो कहाँ पे ऑक्यूपेशन इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, कहाँ पे किसका ऑक्यूपेशन इंडेक्स सबसे कम होता है, तो वो भी हम इन तीनों एक्सप्रेशन से यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये तीनों ही एक्सप्रेशन हमारे सामने हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इसके साथ में कुछ नहीं है, लेकिन इसके साथ में +1 है, तो नीचे वाली वैल्यू यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो जब बटे वाली वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, तो वो सबसे कम हमारे पास बनता है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि FT के केस में जो NU/GU है, वो FT के केस में हमारे पास जो है सबसे कम होगा, क्योंकि FT के केस में लोअर टर्म सबसे ज़्यादा है, तो जब बटे में सबसे ज़्यादा होता है तो सबसे कम हमारे पास होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि NU/GU in case of FD will be less than this term, that is NU/GU for Maxwell-Boltzmann। क्योंकि यहाँ पे +1 था तो ये थोड़ी सबसे ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पे तो +1 है नहीं, तो ये उससे हमारे पास जो है कम होगी। तो इसलिए NU/GU मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के केस में आपका ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू NU/GU FT के केस में, क्योंकि FT के केस में नीचे वाली टर्म सबसे बड़ी है और यहाँ पे ये उससे छोटी है, तो ये उससे छोटा हुआ, तो हम क्या बोलेंगे NU/GU यहाँ पे हमारे पास जो है बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो माइनस हो रहा है, मतलब अब ये टर्म आपकी डिक्रीज हो रही है नीचे वाली, तो ये कम हो रही है, तो इसका मतलब कि समथिंग बाई लेस इज मोर, तो इसलिए NU/GU इन केस ऑफ बोथ आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स विल बी लार्जर। तो ये मैथमेटिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसके बटे में सबसे ज्यादा टर्म होती है वो टर्म सबसे छोटी होती है, तो इसलिए NU/GU यहाँ पे हमारे पास सबसे छोटा है FT के केस में। लेकिन इससे कम
जो ए सबसे ज्यादा है उससे कम हमारे पास ये हुआ, क्योंकि यहाँ पे -1 है। तो इसलिए NU बटा GU इन केस ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन विल बी ग्रेटर देन दिस टर्म, क्योंकि यहाँ पे छोटा है। तो ये हमारे पास जो है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के केस में ये हमारे पास जो है NU बटा GU FD से बड़ा हमारे पास होगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे लोअर में सबसे छोटा ये है, तो इसलिए बड़ा यहाँ पे ए बनेगा। तो NU बटा GU इन केस ऑफ बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स विल बी लार्जर। और हमारे पास जो लास्ट आर्टिकल है इस चैप्टर का वो है हमारे पास रिलेटिव ऑक्यूपेंसी ऑफ द एनर्जी लेवल। तो अगर हम पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स को यहाँ पे लेते हैं तो उनके ऑक्यूपेशन इंडेक्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। ऑक्यूपेंसी का मतलब है ऑक्यूपेशन इंडेक्स। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ith एनर्जी लेवल लेते हैं। तो मान लो हम ith एनर्जी लेवल की बात करते हैं। तो फॉर ith एनर्जी लेवल जो हमारे पास ऑक्यूपेशन इंडेक्स है उसको हम ले लेते हैं FI। तो FI हम ले लेते हैं ऑक्यूपेशन इंडेक्स। FI इज द ऑक्यूपेशन इंडेक्स ऑफ द ith एनर्जी लेवल। और हमें पता है कि FI अगर ऑक्यूपेशन इंडेक्स है तो इसको हम NI बटा GI लिखते हैं। तो FI is the occupation, if FI is the occupation index of the ith energy interval, then it can be written as NI बटा GI because NI बटा GI is the occupation index। और अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हमारे पास UI is very greater than KT, तो उस केस में तीनों स्टैटिस्टिक्स के रिजल्ट हमारे पास जो है सेम आते हैं। या हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि इफ NI बटा GI इज वेरी लेस देन 1, तो उस केस में भी तीनों स्टैटिस्टिक्स के रिजल्ट हमारे पास जो है सेम आते हैं। और रिजल्ट हमारे पास क्या होते हैं, FI इक्वल टू NI बटा GI दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय e रेज़ पावर अल्फा इंटू e रेज़ पावर UI डिवाइडेड बाय KT। तो ये हमारे पास जो तीनों ही स्टैटिस्टिक्स के रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे बनते हैं। तो ये दोनों कंडीशन अभी हमने डिस्कस की कि अगर NI बटा GI वेरी लेस देन 1 है, इट मींस UI इज वेरी ग्रेटर देन KT, तो उस केस में ऑक्यूपेशन इंडेक्स ऑफ ऑल दी थ्री स्टैटिस्टिक्स आर सेम। तो ये जो एक्सप्रेशन है तीनों के लिए है हमारे पास, FD के लिए भी और बोस-आइंस्टाइन के लिए भी और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए भी। लेकिन बोलता है अगर हम दूसरा एनर्जी लेवल लें, मान लो हम ले लेते हैं FI के बजाय FJ, तो इसलिए यहाँ पे जो नोटेशन है वो भी हमारे पास यहाँ पे चेंज हो जाएगी। यहाँ पे I की जगह हर जगह हम J ही लिखेंगे। तो यहाँ पे e रेज़ पावर अल्फा और e रेज़ पावर UJ डिवाइडेड बाय KT। तो UJ डिवाइडेड बाय KT। तो ये हमने ith इंटरवल के लिए लिया, ith एनर्जी इंटरवल के लिए लिया और हमने jth इंटरवल के लिए लिया। इंटरवल मतलब एनर्जी इंटरवल। तो हमारे पास दो फॉर्मूले डिफरेंट इंटरवल के लिए बन गए, लेकिन नोटेशन हमारे पास डिफरेंट है। ith के लिए I लिखा हमने, jth के लिए हमने J लिखा। तो ये हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन हमारे पास बन गई डिफरेंट। और हम क्या करेंगे कि दूसरी जो इक्वेशन है इसको पहले से डिवाइड कर देंगे। तो ऐसा अगर हम करते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि FJ बटा FI। तो FJ बटा FI, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो इससे हम डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 बटा e रेज़ पावर अल्फा e रेज़ पावर UJ बाई KT और डिवाइडेड बाय 1 बटा e रेज़ पावर अल्फा e रेज़ पावर UI डिवाइडेड बाय KT। तो ये हमारे पास क्या होगा A बटा B बटा C बटा D, जो कि हमारे पास क्या बनता है, वो बनता है 1 डिवाइडेड बाय e रेज़ पावर अल्फा इंटू UJ डिवाइडेड बाय KT और मल्टीप्लाई बाय ये जो टर्म है ये आपके ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पे e रेज़ पावर अल्फा
और ई रेज पावर यू आई डिवाइडेड बाय के टी और डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ई अल्फा से ई अल्फा हमारे पास जो है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये एफ जे बटा एफ आई हमारे पास आ जाएगा। और इट इम्प्लाइज अगर हम इसको एफ आई बटा एफ जे कर दें, उल्टा कर दें, तो यहाँ भी दूसरी साइड भी हमें यहाँ पे उल्टा करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास ई रेज पावर यू जे बटा के टी और डिवाइडेड बाय ई रेज पावर यू आई डिवाइडेड बाय के टी हमारे पास बनेगा। तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ई रेज पावर यू जे माइनस यू आई डिवाइडेड बाय के टी। तो बेस हमारे पास सेम है, दैट इज ई, लेकिन पावर हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट है। ये हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम लिखते हैं ई रेज पावर यू जे बाई के टी इंटू ई रेज पावर माइनस यू वाई बाई के टी। तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये यू जे माइनस यू वाई डिवाइडेड बाई के टी, क्योंकि के टी दोनों में हमारे पास है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे एफ आई बटा एफ जे। एफ आई बटा एफ जे इज इक्वल टू ई रेज पावर यू जे माइनस यू आई डिवाइडेड बाय के टी। तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव ऑक्यूपेंसी, मतलब कि ऑक्यूपेंसी ऑफ द जे एनर्जी लेवल और ऑक्यूपेंसी ऑफ द ith एनर्जी लेवल। कि ith एनर्जी लेवल के केस कंपैरिजन jth एनर्जी लेवल की जो ऑक्यूपेंसी है, ऑक्यूपेशन इंडेक्स है, वो हमारे पास कितना होगा। तो दोनों के बीच में इसको हम रिलेशन भी कह सकते हैं ith और jth एनर्जी लेवल के बीच में।